नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं स्पर्श भाग 2 के बड़े भाई साहब नामक पाठ के दूसरा पेज जो है वहाँ से पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पाठ को समझना है और जानना है। वहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा वो किसी को भी नहीं मालूम, तो इसीलिए अच्छी तरह से आप लोग पाठ सुनिए, ठीक है बच्चों। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मतलब वे चुपचाप खड़े रहते थे लेखक। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से भरे हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, एक शब्द भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, मतलब आंखें फोड़ कर देख कर पढ़ना पड़ता है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मतलब मुझे देखकर भी तुम सीख नहीं रहे हो, क्योंकि वे एक कक्षा में 2 बार पढ़ रहे थे, लेखक के बड़े भाई। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, मतलब गलती है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं। मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2 3 साल पढ़ा रहता हूँ। मतलब लेखक के बड़े भाई एक दर्जे, मतलब एक कक्षा में 2 3 साल पढ़ते हैं, पढ़ के मतलब पास हो रहे थे। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम ये यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मतलब पिताजी के मेहनत की कमाई जो है वो बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। मैं यह लताड़ सुन
सुनकर आंसू बहाने लगता। मतलब ये सब बातें सुनकर लेखक रोने लगते हैं। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया। लताड़ कौन सहे। भाई साहब आदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति वाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। मतलब बड़े भाई साहब जो थे वे खूब बातें करना जानते थे और लेखक के जिगर मतलब दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था। मतलब बड़े भाई साहब जितना मेहनत कर रहे थे इतना मेहनत लेखक नहीं कर सकते थे। और इस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। मतलब उस समय टाइम टेबल बना डालते थे लेखक। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब मतलब गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के बाहर ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। ये उनका टाइम टेबल था, मतलब लेखक का। अब नीचे देखो, मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। मतलब उसके हिसाब से चलना। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घाट, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। फिर मतलब भाई साहब नसीहत देते, फजीहत करते। मैं उनके साये से भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। देखो, अब यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से सुनिए, उसके बाद मैं फिर नीचे का पढ़ूँगी और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों।